वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बल्दिया टाउन में खत्म नबूवत रोड के बाज़ाब्ता इफ्तिताह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आसकानी ने सड़क के नए नाम का ऐलान करते हुए रिफ्लेक्टर बोर्ड नस्ब किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन खालिद नियाजी, वाइस चेयरमैन रहीम शाह, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये इक़दाम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम की दरख्वास्त पर अमल में आया, जिन्होंने हाल ही में बल्दिया टाउन ऑफिस में चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी से मुलाकात की और तजवीज़ दी कि 4 नंबर से 7 नंबर तक जाने वाली सड़क को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोड का नाम दिया जाए, ताकि आवाम में इस अकीदे की अहमियत उजागर हो। चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने इस मुतालबे को फौरन मंजूर करते हुए अमली इक़दाम की हिदायत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी ने कहा कि ये इक़दाम अकीदत और एहतराम की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दिया टाउन इंतजामिया अवामी फलाह बहबूद के साथ साथ दीनी और समाजी इक़दार के फ़रोग़ के लिए भी अमली इक़दाम करती रहेगी। शुरका ने बल्दिया टाउन इंतजामिया के इस फैसले को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम दीनी और समाजी इक़दार को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क के सलामती, तरक्की और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शहरियों ने इस इक़दाम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। रमज़ान मुबारक में आवाम को बिला तातुल सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका इदारों से बात की है और उन्होंने इजाफी पानी की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई है। रमज़ान मुबारक में आवाम को सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। जान मोहम्मद बलोच ने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा रमज़ान मुबारक के सिलसिले में महकमा जाती सरबराहान से मीटिंग करते हुए कहा कि इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, जनरल मैनेजर सन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वसीम अख्तर, डायरेक्टर HRM मोहम्मद शरीफ, इंफॉर्मेशन ऑफिसर सलीम खान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने महकमा इंक्रोचमेंट मलिर टाउन को हिदायत देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान बिलखुसूस मरकजी शाहराहों के अतराफ तजावुजात के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। ट्रैफिक की रवानी में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन मलिर टाउन ने महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि यूनियन कमेटी में कचरा दानों की मतलूबा तादाद फौरी मुकम्मल की जाए और सफाई सुथराई में मजीद बेहतरी लाई जाए। चेयरमैन मलिर टाउन ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मरकजी और ज़ेली शाहराहों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ और रोशनी के इंतजाम को मजीद बेहतर किया जाए। खराब लाइटों की मरम्मत और तब्दीली को यकीनी बनाया जाए। ग्रीन बैलेट, सेंट्रल आइलैंड, पार्क और कब्रिस्तानों में अवाम को खुशनुमा माहौल फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानब से महकमा ट्रांसपोर्ट को सिंध भर में ज़मीनों अगजार कराने वाले का हुक्म दिया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें येलो लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में येलो लाइन मनसूबे पर मुख्तलिफ तकनीकी और इंतजामी चैलेंजेस के साथ साथ पुलों और डिपोज के काम में भी पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी कमाल दायो, प्रोजेक्ट डायरेक्टर येलो लाइन BRT ज़मीर अब्बासी और दीगर मौजूद थे। सीनियर वजीर ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट की मिल्कियती ज़मीन से कब्जे जल्द अज जल्द खाली करवाए जाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़मीनों पर कुछ सरकारी इदारों की जानिब से कब्जा अफसोसनाक बात है। येलो लाइन BRT कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद शहर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाना है। उन्होंने कहा कि येलो लाइन BRT के अहम हिस्से जाम सादिक पुल को मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पुरज़्म है कि कराची के शहरी एक जदीद और मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो सकें। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी कि सहर अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम सारिफीन को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इंतहाई अफसोस की बात है कि सहर अफ्तार के वक्त कराची के अवाम को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों को यकीन दहानी कराई गई थी
کہ سحری اور افطار کے ٹائم پر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور تمام صارفین کی گیس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام دعووں اور کمٹمنٹس کے باوجود کراچی کی عوام کو سحری کے ٹائم پر افطار کے ٹائم پر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس سے روزے داروں کے انٹرسٹ سفر کر رہے ہیں، وہ سحری کرنے میں اور افطاری کرنے میں ان کو دقت ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 158 اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ جس صوبے سے گیس دریافت ہوگی پہلے اس صوبے کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا، اور سارے صوبہ سندھ کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہمارے صارفین کو سامنا ہے، چاہے کراچی ہو، حیدرآباد ہو، سکھر لاڑکانہ ہو یا ہمارے دیہات ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہماری صنعتیں ہیں ان کو بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ گرمیاں آ چکی ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کیوں سپلائی کو بہتر نہیں بنایا جا رہا، کیوں ہماری ضروریات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ وقت آ گیا کہ وزیر اعظم صاحب صرف نوٹس نہ لیں، وفاقی حکومت اس بات کا نوٹس نہ لے، بلکہ جو وعدے ہیں، جو کمٹمنٹس کی جاتے ہیں اس صوبے کی عوام کو، ہمارے شہروں کی عوام کو، دیہات کی عوام کو، ان کمٹمنٹس کو پورا کیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ سوئی سردن گیس کمپنی نے جو اوقات کار جاری کیے تھے اس پر بالکل بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سحری اور افطاری کے وقت سوئی گیس نہ ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی عرفان عباسی سے۔ جی عرفان عباسی، بتائیے گا اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کورنگی، لانڈی، لائنز ایریا، لیاقت آباد، شریف آباد اور زاہد آباد سمیت کسی بھی علاقے میں سوئی گیس کمپنی گیس کی فراہمی یقینی نہیں بنا رہی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کے باعث شہریوں کو افطار اور سحری بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری کہتے ہیں رمضان المبارک میں بھی جان بوجھ کر پریشان کیا جا رہا ہے۔ بالکل بھی گیس نہیں ہے، آ ہی نہیں رہی ہے بالکل بھی۔ بندہ ایک دفعہ افطاری منگوا لے گا بازار سے، 2 دفعہ منگوا لے گا۔ غریب عوام کہاں سے بار بار اتنی مہنگی افطاری منگوائے گی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا پانی گرم کرنا ہے، سردی کا موسم ہے، بچوں کو نہلانا ہے، خود نہانا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہا کے جب بیمار ہیں اور بیمار ہو جائیں۔ ہم عوام کس چیز کے لیے کیا کرے؟ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ کا اعلان ہوا تو اس کے مطابق تو نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے زیادہ ہو رہی ہے، عوام پس رہی ہے، ناجائز پیس رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لیا جائے اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین کیسر حبیب کے ساتھ عرفان عباسی، 5 نیوز، کراچی۔ کراچی میں رمضان کی رونقوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سحر ہو یا افطار، مختلف NGOs اور مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جنید جاوید اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ وسیع تر دسترخوان ہے چھیپا فاؤنڈیشن کا، جہاں بے روزگار اور کم آمدن والے لوگ افطار کر رہے ہیں۔ اس دسترخوان پر معروف سماجی رہنما رمضان چھیپا خود لوگوں کو افطار بانٹتے ہیں۔ افطار میں روزے داروں کی تواضع بریانی، فروٹس، فروٹ چاٹ اور زردے سمیت کئی لوازمات سے کی جاتی ہے، جبکہ پکوڑے سموسے بھی تازے تازے کھلائے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے چھپا کچن میں 1 لاکھ کے قریب جو ہے افراد کی سیر و افطار تیار کی جاتی ہے، اور آج آپ نے خود دیکھا ہوگا ماشاءاللہ کتنا مجمع جو ہے یہاں افطاری کے لیے پہنچتا ہے، اور ماشاءاللہ اسی طرح پورا رمضان جو ہے سیر و افطار کا بندوبست کیا جائے گا چھپا کچن میں چھپا صاحب کی خصوصی ہدایت پر۔ چھیپا فاؤنڈیشن کا یہ دسترخوان شہر کے مختلف علاقوں میں لگایا جاتا ہے، جو غریب لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین ابرار الرحمان کے ساتھ جنید جاوید، 5 نیوز، کراچی۔ لیاری میں پہلے آل کراچی مرحوم رستم بلوچ یادگاری نائٹ فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں گے۔ لیاری کے میرا ناکا گراؤنڈ میں پہلا آل کراچی مرحوم رستم بلوچ نائٹ فیلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ 2025 کا شاندار آغاز ہو گیا۔ کراچی بھر سے 64 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی میچ میں بلوچستان رائڈرز اور چاند اسپورٹس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ اس موقع پر سابقہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل ہود سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ لیاری میں ہمیشہ اسپورٹ کی پذیرائی کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لیاری میں ہمیشہ سے یہاں پر جتنے بھی فٹ بال یا کرکٹ یا سائیکلسٹ سب کی یہاں پر جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے پذیرائی کیا۔
लियारी के उभरते हुए फुटबॉलर्स भी इस इवेंट में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान की अंडर 17 टीम के खिलाड़ी अमानुल्लाह, जो हाल ही में नॉर्वे में टूर्नामेंट खेलकर वापस आए हैं, भी इवेंट में शरीक हैं। हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम लियारी के बच्चे हैं। लियारी के अंदर हमें बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म मिलते हैं, टूर्नामेंट चलते हैं। हजारों शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया, जहां जोश व खरोश उरूज पर था। शुरा ने कहा कि लियारी अब अमन का गहवारा बन चुका है और यहाँ के नौजवान मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ये हर साल टूर्नामेंट हमारे पास चलती है 64 टीमों का, उसमें हम लोग कैश प्राइज भी देते हैं, उनमें ट्रॉफी भी देते हैं और दोनों टीमों को किट्स भी देते हैं। ऐसे यूनिट्स हमेशा होते रहते हैं लियारी में। फुटबॉल हमेशा लियारी को फुटबॉल से ही जाना या क्रिकेट से ही जाना जाता है। इस टूर्नामेंट के इनेकाद से न सिर्फ फुटबॉल के शौकीन अफराद को एक सुनहरी मौका मिला है, बल्कि लियारी की सकाफती और खेलों की रिवायत को मजीद फरोग भी मिल रहा है। कराची के जिला अस्पताल में मेल नर्स और डॉक्टर के दरमियान झगड़े की कहानी सामने आ गई है। डॉक्टर जफर ने प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन किया और मरीज को जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड में दाखिल कर लिया। डॉक्टर जफर मरीज का ऑपरेशन भी सरकारी तौर पर कराने के ख्वाहिशमंद थे। डॉक्टर और मेल नर्स को इंक्वायरी कमेटी ने तलब कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी से। इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल जी, ये जो वाकया पेश आया था उसके बाद जो नर्सेज थी उनकी जानिब से काफ़ी एहतजाज किया गया था, जिसके बाद डायरेक्टर JPMC ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी और ये जो इंक्वायरी है इसको 2 रोज़ के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाना था। अब क्योंकि दोनों जो ये फर्द हैं, एक डॉक्टर और दूसरे जो मेल नर्स, इन दोनों को कल तलब किया गया है सुबह 10 बजे और तलबी के बाद इन दोनों के बाकायदा तौर पर इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जाएंगे। ताहम सूरत हाल इसलिए कि जो ज़राए हैं उनका कहना है कि डॉक्टर साहब ने पहले अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज का ऑपरेशन किया था और ऑपरेशन के बाद उसको जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड के अंदर दाखिल किया, जहां पर तमाम जो अखराजात हैं वो सरकारी तौर पर किए जा रहे थे, जिस पर जो काफ़ी वो इस पर रद्द का इजहार किया गया था, जिस पर डॉक्टर ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। ताहम अब सूरत हाल कि जो सरकारी बाइडिया यानी कि जो सरकारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन है और जो गैर सरकारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, दोनों आमने सामने आ गए हैं। हमने कोशिश की थी जो गैर सरकारी बाइडिया है महबूब नूरानी, उनका मौक़िफ़ न जाए, ताहम उन्होंने कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। इसी तरीके जो सरकारी बाइडिया यानी कि जो सरकारी ओहदे लेकर के बैठे हुए बाइडिया के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं जिन्होंने सरकारी ओहदे हासिल किए में, इनसे भी हमने कोशिश की थी रब्ता करने की, ताहम उनसे भी रब्ता नहीं हुआ। ताहम ये ज़रूर है कि अब डायरेक्टर JPMC का जोर दिया जा रहा है कि जो फैसला है वो डॉक्टर के हक में किया जाए। ताहम जो नर्सिस है उनका कहना है कि अगर एक तरफा फैसला किया गया तो ऐसी सूरत में उनकी जानिब से न सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि ये हॉस्पिटल को भी जो है वो बंद कर देंगे। ताहम उनका कहना है कि मुंसिफाना इंक्वायरी की जाए और इस इंक्वायरी के बाद जो भी कसूरवार हो उसको इस हवाले से सजा दी जाए। ताहम ये भी कहना है नर्सिस का कि प्राइवेट डॉक्टर्स की जानिब से प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करने के बाद में उनको स्पेशल वार्ड के अंदर मरीज को रखा जाता है, जबकि सूरत हाल ऐसी है कि जो लोग हैं, जो गरीब मरीज हैं, वो जब जिला अस्पताल आते हैं इलाज के लिए तो उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो कि बाहर डॉक्टर अपने मरीज को प्रोटोकॉल देते हैं। उनका कहना है कि सारे जो मरीज हैं उनको एक जैसा समझा जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत की कोशिश है कि चाहे वो कराची से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या इंटीरियर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो भी जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल आते हैं उनको मुकम्मल तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिंध हाई कोर्ट ने लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्तों पर सिंध रेंजर्स से रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस ने फाजिल बेंच को आगाह किया कि दरखास्त गुजार शबाना बीबी की दरखास्त पुलिस रिपोर्ट के बाद निपटा दी गई है, जबकि पाक कॉलोनी के मोहम्मद अकरम अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। दूसरी जानब 10 साल से लापता मंगोपीर का रिहायशी मोहम्मद यूनुस का सुराग नहीं लगाया जा सका। जस्टिस जफर राजपूत ने इस्तफसार किया कि लापता शहरी की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया, बैरून मुल्क उसने कितनी बार सफर किया। तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया कि लापता मोहम्मद यूनुस ने बैरून मुल्क कोई सफर नहीं किया। फाजिल जज ने मजीद पूछा कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता मोहम्मद यूनुस 3-4 मरतबा अफगानिस्तान का सफर कर चुका है।
تفتیشی آفیسر نے عدالت کو بتایا کہ اس نے جہاز سے سفر نہیں کیا، کسی ایئرپورٹ پر اس کی روانگی کا ریکارڈ نہیں ہے۔ اس دوران شہری کی اہلیہ نے انکشاف کیا کہ اس کے شوہر تبلیغ کے لیے چلہ لگایا کرتے تھے۔ 2 رکنی بینچ نے سندھ رینجر سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ کراچی میں رواں برس کے ابتدائی 2 ماہ میں اسٹریٹ کرائمز کے 10,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سال 2025 کے پہلے 2 ماہ کے دوران شہر میں اسٹریٹ کرائم کے 10,356 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس عرصے میں 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل اور 41 زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران 2,806 شہریوں سے موبائل فون بھی چھینے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس 28 فروری تک شہر سے 306 گاڑیاں اور 7,244 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ رواں برس موبائل فون چھیننے کی یومیہ شرح 48.4، گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی 5.3، جبکہ موٹر سائیکلیں چھیننے اور چوری کی یومیہ شرح 124.9 رہی ہے۔ پولیس کے مطابق سال 2024 کے پہلے 2 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کے 14,419 واقعات رپورٹ ہوئے تھے اور 2024 کے پہلے 2 ماہ کے مقابلے میں رواں برس اسٹریٹ کرائم کی شرح 28.18% کم ہے۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ 2024 کے پہلے 2 ماہ میں ڈکیتی مزاحمت پر 32 افراد قتل اور 99 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ برس جنوری اور فروری میں شہریوں سے 4,120 موبائل فون چھینے گئے تھے، جبکہ 335 گاڑیاں اور 9,964 موٹر سائیکلیں چھینی اور چوری کی گئی تھیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مصطفیٰ قاتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ شریک ملزم شیراز کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل روانہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مصطفیٰ قاتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان اور شریک ملزم شیراز کو پیش کیا گیا۔ ملزم ارمغان کے وکیل نے دوران سماعت فاضل جج سے استدعا کی کہ پولیس سے پیش رفت رپورٹ طلب کی جائے اور اسے مقدمے کا عبوری چالان پیش کرنے کی ہدایت کی جائے۔ وکیل صفائی نے مزید کہا کہ ملزم کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ 17 روز سے پولیس کے تحویل میں ہے، لہٰذا ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیا جائے۔ فاضل جج نے تفتیشی آفیسر سے سوال کیا، آپ کو مزید جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے؟ جس پر اس نے کہا کہ ملزم ارمغان سے آلہ قتل برآمد کروانا ہے۔ اس کے گھر سے برآمد شدہ تمام ہتھیار غیر ملکی ساختہ نکلے۔ قتل کے وقوع کے بعد ملزم اسکردو، لاہور اور دیگر شہروں میں رہا ہے، جبکہ ملزم دیگر کئی مقدمات میں بھی پولیس کو مطلوب ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن جلال چوک کے قریب مزدہ گاڑی کی ٹکر سے 4 سالہ بچی کی ہلاکت کا واقعہ ہے۔ بچی کے والدین نے مزدہ ڈرائیور کو معاف کر دیا۔ مزید تفصیلات شایان علی کی اس رپورٹ میں جانیں گے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول سندھ مکیش کمار چاولہ نے روڈ چیکنگ مہم کا اچانک دورہ کیا۔ سیکرٹری ایکسائز محمد سلیم راجپوت اور ڈائریکٹر ایکسائز وحید شیخ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے سی ویو چیک پوسٹ کا معائنہ کیا اور ایکسائز عملے سے ملاقات کی۔ مکیش کمار چاولہ نے فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس، ٹیمپرڈ اور آلٹر گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کی ہدایت دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایکسائز قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی تمام گاڑیاں ضبط کی جائیں اور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے ایکسائز عملے کو ہدایت کی کہ وہ چیکنگ کے عمل کو مزید مؤثر اور شفاف بنائیں تاکہ غیر قانونی گاڑیوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا سکیں۔ اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 8 کارروائیوں میں 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارروائیوں میں تقریباً 2 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی 185 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ موٹر وے ٹول پلازا اسلام آباد کے قریب سوزوکی پک اپ سے 5 کلو 500 گرام ہیروئن اور 1 کلو 500 گرام آئس برآمد کی گئی۔ 2 ملزمان گرفتار۔ سیالکوٹ پسرور روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزم سے 2 کلو 400 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر بحرین روانہ ہونے والے مسافر کے بیگ سے 248 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ سکھر میں اسپتال کے قریب کار سے 12 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ 2 ملزمان گرفتار۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन और सज्जन यूनियन के मरकजी सदर सैयद जुल्फिकार शाह के खालाजाद भाई और यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमा सैयद साबिर हुसैन शाह के छोटे भाई सैयद जाकिर शाह ऑफ मलकियार बक़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा मलकियार हरीपुर में अदा की गई। सैयद जुल्फिकार शाह ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की। नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए सैयद जुल्फिकार शाह कराची से बराह रास्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हरीपुर पहुंचे, जबकि दीगर अजीज़ व अकारिब ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आकर नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब, अवामी नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। उनके बड़े भाई सैयद साबिर हुसैन शाह से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। मेयर हरीपुर समीउल्लाह खान ने जाकिर शाह की रिहाइशगाह पर मरहूम के भाई और सैयद जुल्फिकार शाह से ताज़ियत की और फातिहा पढ़ी। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी सदर मलिक नवीद आवान, जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हमायूं, रहनुमाओं गुलाम मोहम्मद, नाज, बिलाल अहमद, जहीर शेख, रसूल बख्श, शहानी, अकरम राजपूत, राव अली रजा, सखावत हुसैन, अली मर्दान शेख, वाजिद हुसैन शाह, इमरान अली, राजा आसिम, शहजाद, अब्बास अहमद, मोहम्मद नज़ीर, रेहान कासी, अब्दुल मजीद जस्कानी, मलिक एजाज, गोल इस्लाम ने सैयद जुल्फिकार शाह से उनके खालाजाद भाई जाकिर हुसैन शाह के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार किया। सिंध में तरक्याती मंसूबों को शदीद नुकसान हुआ है क्योंकि विफाक ने सिंध को शेयर से 43% कम रकम दी है, जबकि 25% कम सूबाई टैक्स वसूल किया गया है। NSC अवार्ड की मद में 44%, रॉयल्टी की मद में 18% और ट्राई जिला टैक्स की मद में 44% कम शेयर दिया गया है। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शकील नायक। जी शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखें, रवा माली साल के 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत ने सिंध को जो उनका शेयर है उसकी मद में 43% कम दिया है और सूबे का जो टैक्स वसूल किया जाता है उसमें 25% कम वसूली हुई है। 8 माह में NSC अवार्ड, रॉयल्टी और आर्ट्रा जिला टैक्स का जो शेयर था 19 खरब 80 अरब रुपए था, लेकिन सिंध को 10 खरब 84 अरब रुपए मिले। इसका 8 खरब 16 अरब रुपए कम दिए गए। NSC अवार्ड में सिंध का शेयर 1 खरब 74 अरब रुपए था, सिंध को 97 अरब 52 करोड़ रुपए मिला। 77 अरब 58 करोड़ रुपए कम मिले। तेल, गैस और मादनियात की रॉयल्टी के बाद में सिंध का शेयर 1 खरब 6 अरब था, सिंध को 86 अरब 56 करोड़ मिला, जो 19 अरब 74 करोड़ रुपए कम दिए गए। आर्ट्रा जिला टैक्स की मद में सिंध का शेयर 40 अरब 97 करोड़, सिंध को 26 अरब 11 करोड़ मिले, जो 20 अरब 85 करोड़ रुपए कम थे। NSC अवार्ड की मद में 44.4%, रॉयल्टी की मद में 18.6% और आर्ट्रा जिला टैक्स की मद में 44.4% कम रकम मिली। सिंध के 3 महकमे जो टैक्स वसूल करते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा एक्साइज और महकमा टैक्सेशन और सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उनको 3 खरब 58 अरब रुपए का टैक्स वसूल करने का टारगेट दिया गया। तीनों सूबाई महकमों ने 2 खरब 65 अरब रुपए वसूल किया। इस तरह 92 अरब 96 करोड़ रुपया कम वसूल हुए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट 35 अरब 40 करोड़ था, इसके बाद 14 अरब 24 करोड़ रुपए मिले। इस तरह 21 अरब 16 करोड़ रुपए कम दिए गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन का 1 खरब 18 अरब का टारगेट था, इसके बाद 1 खरब 5 अरब वसूल किए गए, जो 12 अरब 95 करोड़ रुपए कम वसूल किए गए। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टारगेट 2 खरब 4 अरब था, इसके बाद 1 खरब 45 अरब रुपए वसूल के। इस तरह 5 अरब 88 करोड़ रुपए कम वसूल के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 59.8%, एक्साइज एंड टैक्सेशन में 10.9% और सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 28.8% कम टैक्स वसूल किया। जी शकील, आपने शेयर्स और टैक्स वसूली के बारे में तो बताया, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि माह रमजान मुबारक के दौरान कराची में आटे की कीमतें कमिश्नर कराची ने मुकर्रर कर दी हैं। कमिश्नर कराची ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसके तहत 2.5 नंबर आटे की होलसेल कीमत 83 रुपए फी किलोग्राम, 2.5 नंबर आटे की रिटेल कीमत 87 रुपए फी किलोग्राम है। बताइएगा इस निर्ख के हवाले से शकील। जी देखें, हर साल जैसे रमजान आता है तो कराची में कुछ चीज़ें की कीमतें, एक तो फ्रूट और ये फल सब्जियाँ, गोश्त, मछली, इन सब की कीमतों में तो इजाफा होता है, लेकिन आटे की कीमत भी बढ़ जाती है। इस मतलब कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डंडा उठा लिया। उन्होंने
बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके आटे की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। रेगुलर आटा जो 2.5 नंबर है उसकी कीमत है, होलसेल कीमत है 83 रुपया। रेगुलर आटा 2.5 नंबर उसका रिटेल की कीमत 87 रुपया। फाइन आटा होलसेल की कीमत 88 रुपया फी किलोग्राम। फाइन आटा रिटेल की कीमत 92 रुपया फी किलोग्राम और चक्की आटा की रिटेल कीमत 100 रुपया फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने इसके मतलब नोटिफिकेशन जारी करते हुए कराची के सातों अजला के कमिश्नर को अरसाल किया। उन्होंने हिदायत की है कि ये नोटिफिकेशन तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को और मुख्तार कानून को दिया जाए ताकि वो मार्केटों में जाएं, दौरे करें, जो भी इस मुकर्ररा निर्ख से ज़्यादा रकम वसूल करे और मसलन झगड़ा करे या इसकी वसूल पर जुर्माने। जी बहुत शुक्रिया शकील नाइज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ेदारों और अवाम को सहूलियात की फराहमी टाउन इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी सिलसिले में अवाम को रोज़े के वक्त सफरी सहूलत, मार्केटों में ज़रूरियात ज़िंदगी की खरीदारी में मुश्किलात पेश न आए, इसलिए मोमनाबाद टाउन इंतजामिया का अमला रवाना रोज़ाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इन ख्यालात का इजहार सैयद ज़ैन अली शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी अहमद अली सिद्दीकी की हदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान किया। मोमनाबाद टाउन इंतजामिया का अमला तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम में पूरी मेहनत और दयानतदारी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़ अमल है। सैयद ज़ैन अली शाह ने टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान की हिदायत पर तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान बनारस मार्केट और शाराय औरंगी का दौरा किया और तजावुज़ात खत्म करवाने के काम की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने मार्केट्स में दुकानदारों और पथारे लगाने वालों को अपनी हुदूद में रहकर काम करने की हिदायत की। जो लोग तजावुज़ात कायम करेंगे और अपनी हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सैयद ज़ैन अली शाह ने शहरियों, दुकानदारों और से गुजारिश की कि वो टाउन इंतजामिया का साथ दें, इंक्रोचमेंट और पुख्ता तजावुज़ात कायम ना करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब जानेंगे कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर माह मुकद्दस में गिरा फरोशों के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयां जारी हैं। गोश्त, फल और सब्जी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश की जायद कीमतें वसूल करने और सरकारी निर्खनामे आवेजा ना करने वालों पर जुर्माना आयद होगा। कई मुनाफाखोर जेल भी भेज दिए गए। रमजान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश के सरकारी निर्खनामे चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने टीम के हमरा सदर के इलाके में वाक़े बड़े बाजारों समेत गोश्त और फ्रूट के ठेलों का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया। इस दौरान मुकर्ररा कीमतों से जायद अशिया फरोख्त करने वाले कई ताजिरों और ठेले वालों पर जुर्माने आयद किए गए, जबकि कई मुनाफाखोरों को मौके पर ही चालान करके जेल भी भिजवा दिया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ताहा सलीम ने भी लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया। उन्होंने ग्रॉसरी और गोश्त मार्केट समेत सड़क किनारे फलों के ठेलों पर भी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने का जायजा लिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा है कि कराची के अवाम को डंपर और टैंकर्स माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वुज़रा भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात तक महदूद हैं, अमली इक़दाम कहीं नजर नहीं आ रहे। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मुनक़िद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची शहर में ट्रैफिक हादसात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। मासूम शहरी डंपर और टैंकर्स माफिया के आगे बेबस बने हुए हैं। लोग मर रहे हैं, ताहम ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। हर तरफ लूट मार मची हुई है। सिंध हुकूमत भी तमाशाई बनी बैठी है। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि ट्रैफिक हादसात में कमी न आना पीपल्स पार्टी हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने और बयानात देने से अवाम के मसाइल हल नहीं होते, अमली इक़दाम भी करने होंगे जो कहीं नजर नहीं आ रहे। विफाक ने यकीन दहानी कराई थी सहर अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अफसोस सहर अफ्तार में लोड शेडिंग हो रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने सवाल उठाया है कि क्यों इन औकात में गैस की सप्लाई को बेहतर नहीं बनाया जा रहा।
مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور دیگر شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ واضح رہے کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں سحر و افطار کے وقت گیس بند ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی ضلع کیماڑی کے علاقے پرانا گولی مار میں سابق صوبائی وزیر عبداللہ بلوچ کی رہائش گاہ پر آمد۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے سابق صوبائی وزیر عبداللہ بلوچ سے ان کے صاحبزادے ابراہیم بلوچ کے انتقال پر تعزیت کی۔ بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے ابراہیم بلوچ کی ہمشیرہ رکن قومی اسمبلی ناز بلوچ سے بھی ان کے بھائی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا ابراہیم بلوچ کے بھائی سندھ حکومت کے ترجمان مصطفیٰ عبداللہ بلوچ سے بھی تعزیت کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے غم کی اس گھڑی میں ابراہیم بلوچ کی والدہ کو بھی پرسہ دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی ابراہیم بلوچ کے بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی اور لواحقین کے صبر کے لیے دعا بھی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ شہری رحمان، وقار مہدی، سعید غنی، عبدالقادر پٹیل اور دیگر بھی سوگواران سے تعزیت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔